Hi students, so in this video we will be discussing the numericals from the chapter thermodynamics. आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्सटबुक के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल्ड लॉग कैलकुलेशंस so that you guys not have a problem with respect to applying the formula as well as calculating the overall numerical. So let's go ahead. क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ही है, चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस है वहीं से मैंने पिक किए हैं so that you don't have to search here and there. Okay, let's go for the first question. 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 cm³ against a constant external pressure of 1.2 into 10 raised to 5 pascals. The work done during the process is 36 joules. Calculate the final volume. तो सर बहुत ही क्लियर है, कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम मतलब हमें V2 ढूंढना है. ये आपको V1 दिया गया है, प्रेशर दिया गया है और वर्क डन भी दिया गया है. अभी सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो whenever you see constant external pressure, the formula for work done will be equal to minus P delta V. ये फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एक एक न्यूमेरिकल जब आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वर्क डन के मल्टीपल फॉर्मूले हैं तो काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. ओके, डोंट वरी, वी विल डिस्कस दैट. सो अभी यहाँ पर हम शुरू करते हैं. सर वर्क डन गिवन टू अस इज 36 जूल्स. ओके, माइनस P, प्रेशर अपने को दिया है 1.2 into 10 raised to 5 पास्कल्स. ओके, इनटू डेल्टा V. तो डेल्टा V को हम वैसे का वैसा रहने देते हैं. Therefore delta V is equals to, we have 36 माइनस की साइन यहाँ पर 1.2 into 10 raised to 5. अब सर ये 1.2 है तो ऊपर 30 हो जाएगा क्योंकि 12 3 36 होता है. तो अभी अपने पास क्या बचा? तो डेल्टा V is equals to minus 30 into 10 raised to minus 5. लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है? मीटर क्यूब में. सर कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग ने प्रेशर को पास्कल में लिया था और जूल्स वर्क को जूल्स में लिया था. तो इन दैट केस जो वॉल्यूम आएगा वो भी उसकी SI यूनिट में आएगा, विच इज मीटर क्यूब. So now if you see delta V is equals to minus 3 into 10 raised to minus 4 meter cube. लेकिन सर हमें जो वॉल्यूम दिया गया है ओरिजिनल वो cm क्यूब में है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो we should know that meter cube to cm cube is 10 raised to 6. तो अभी -4 plus 6 तो +2 बचेगा and therefore delta V का आंसर आएगा -300 cm³. ये delta V हो गया. But sir we know that delta V is V2 minus V1. तो हमें V2 ढूंढना है तो delta V को वहाँ भेजना पड़ेगा, बराबर है ना? So now what we can do is the other way around as well. I'm sorry, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं. अभी हमें क्या ढूंढना है? V2 minus V1 is equals to delta V. अगर हमें V2 ढूंढना है तो V1 को वहाँ भेज देते हैं. तो V2 is equals to delta V plus V1. What is delta V? minus 300. What is V1? plus 500. सब मिला के क्या हो जाएगा? plus 200 cm³. So this will be our answer. Okay, so this is question number 1. Let's go on to the next question. Calculate the maximum work done. देखो यहाँ पर वर्क का आया है maximum work at the same time isothermal and reversible. ये आ गया. तो सर जैसे ही आपको isothermal, reversible या maximum work दिखेगा तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा W max वाला -2.303 nRT log of V2 upon V1 और P1 upon P2 डिपेंडिंग ऑन डेटा क्या दिया. तो यहाँ पर आपको प्रेशर दिया है, बराबर है? तो हम लोग P1 upon P2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था तो V2 upon V1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो देखते हैं अपने पास क्या क्या है. 24 ग्राम्स ऑफ O2. तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं या फिर आप 0.75 लिख दो, जो भी आपको कैलकुलेशन के दौरान इजी लगे. ओके, टेम्परेचर अपने को दे दिया है 298 केल्विन, विच इज क्लियर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इनिशियल प्रेशर 1.6 बार है एंड फाइनल प्रेशर 1 बार है. ओके, अब सर यहाँ पर आपका प्रेशर का जो यूनिट है बार, तो सर हम R की कौन सी वैल्यू लेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी NRT के केस में, स्पेशली ये log P1/P2 या V1/V2 वाला जो केस है अपना मैक्सिमम वर्क डन वाला V2/V1, उसमें
वॉल्यूम का कोई भी यूनिट हो या प्रेशर का कोई भी यूनिट हो, उसका R से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो P1 अपॉन P2 है, तो जो भी यूनिट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो R तो इंडिपेंडेंट है ऑफ द वैल्यू यूनिट्स ऑफ P1 एंड P2 और V2 और V1। तो अभी R इंडिपेंडेंट है तो हम लोग R की ऐसा यूनिट ही लेंगे विच इज 8.314। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। तो माइनस 2.303 into n is 0.75 into R which is 8.314 into T which is 298 into log of 1.6 upon 1। अभी देखो जब भी क्वेश्चन में लॉग पहले से आता है तो उसका एंटी लॉग हम नहीं निकालेंगे, उसका लॉग निकाल के वो जो नंबर आएगा उसको एज अ नॉर्मल नंबर हम ट्रीट करेंगे। ओके, अभी लॉग ऑफ 1.6 कितना आ रहा है, तो 0.2041 आएगा 16 में देखेंगे तो। यस, तो नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, तो माइनस 2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 0.2041। अब इसको हम पूरा लॉग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, इसको हम लोग पूरा लॉग कैलकुलेशन में करेंगे। नाउ इस बार देखो लॉग ऑफ 1.6 को 0.2041 लिख दिया, अब इट इज नो लॉन्गर अ लॉग, इट इज जस्ट अ नंबर फॉर अस। अब इस बार हम लॉग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड देयरफॉर इस बार हम एंटी लॉग निकालेंगे। सो माइनस बाहर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.303 plus log of 0.75 plus log of 8.314 plus log of 298 plus log of 0.2041। okay, so now what do we have, 2.303 का log देखेंगे 3623, 75 का log देखा जाएगा तो 8751। ओके, 8314 का अगर हम लोग लॉग देखते हैं तो 9198 आता है शायद से, 0.9198 आप कंफर्म कर लीजिएगा लॉग बुक में। और 298 का देखेंगे तो 2.4742 और 0.2041 तो बार 1.20 का 4 का 1 लॉग में देखेंगे 20 का 4 3096 प्लस 1 3098 3098। अब ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, सो माइनस एंटी लॉग ऑफ 3 प्लस 1 4 4 प्लस 8 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 8 22 2 कैरी 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 9 31 तो 3 कैरी 3 प्लस 6 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 1 17 17 plus 4 24 plus 0 24 2 carry 5 plus 8 13 13 plus 9 22 22 plus 4 26 26 plus 3 29 और फिर से 2 तो 2 plus 2 4 and then minus 2 तो 2 तो 2.9412 उसका एंटीलॉग निकाला जाएगा। 9412 का एंटीलॉग निकालेंगे 9412, so we have 8734, so the answer is minus 8734, 8.734 into 10 raised to 2, तो अभी हमारी मर्जी है तो minus 873.4 joules, ये अपना आंसर हो जाए। okay, so this is how we will calculate the overall answer. I hope this is clear to you all. Let's go on to the next question. Now see in this question यहाँ पर भी हमें वर्क डन ही ढूंढना है, लेकिन इस बार हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी आपको कांस्टेंट प्रेशर देखे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम वो P डेल्टा V वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद अगर हम लोग को मैक्सिमम वर्क डन दिखे तो डेल्टा W मैक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इन सच अ केस जब आपको एक रिएक्शन दिया है तो इन दैट केस हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे एज माइनस डेल्टा nRT, where delta n is number of moles of products minus number of moles of reactants, but only of the gases, not of solids or liquids. okay, इतना सा फर्क है। तीन तीन अलग अलग वर्क डन के फॉर्मूले हैं, बट तीनों के कंडीशंस अलग है, आपको पता चल जाएगा। एक रिएक्शन अगर दिया है तो डेल्टा nRT से निकालेंगे, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिख रहा है तो P डेल्टा V से कर लेंगे,
और कहीं पे भी आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और W मैक्स मैक्सिमम वर्क डन दिख रहा है तो W मैक्स का फॉर्मूला यूज करें। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम्स ऑफ NH4NO3। नाउ NH4NO3 का पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। N is 14, H is 4, this is again 14 and this is 48 बराबर है। तो कितना हो गया 14 14 28, 28 plus 4 is 32, 32 plus 48 is 80। तो इन शॉर्ट रिएक्शन में NH4NO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 80 ग्राम है। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन अपने सामने है, लेट्स प्ले, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहला W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NRT। अब देखो 2 मोल्स ऑफ गैसेस और 1 मोल ऑफ गैस, तो NP का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आ जाएगा 1 नहीं होगा बिकॉज सॉलिड है तो 0 आएगा। तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। अब R की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जूल्स के लिए लेनी है तो जूल्स वाली ले लेते हैं विच इज 8.314, और टेम्परेचर अपने को 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम 373 केल्विन ले लेंगे। ओके, बस अभी इसको सॉल्व करना है। तो वी हैव रफली, इसको हम लोग अगर मैं सॉल्व करता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -25 इंटू 373। ओके, जस्ट टू सेव सम टाइम इन कैलकुलेशन इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ बिकॉज ये छोटा कैलकुलेशन है, आप लॉग में भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी कर पाएंगे आप। तो इसका सब मिला के आंसर आता है 3 इंटू 8.314 इंटू 373, 9303। ओके, 9303 जूल्स, मतलब -9.3 किलो जूल्स, ये आंसर है। ओके, लेकिन सर डू यू रिमेम्बर ये तो हमने इस रिएक्शन का लिया था और इस रिएक्शन में NH4NO3 का वजन है 80 ग्राम्स। तो वी विल से वर्क डन फॉर 80 grams NH4NO3 is 9.3 kilojoules, minus 9.3 kilojoules. Therefore, work done for 132 grams of NH4NO3 is how much? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x is equals to minus 9.3 into 132 upon 80। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें भी आप चाहो तो कैंसलेशंस कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 9.3 into 132 which is then divided by 80, so your answer will be 15.345, so minus 15.345 kilojoules, ये आपका आंसर होगा। अब क्योंकि माइनस की साइन है, since the work done is negative, okay, work is done by the system, ये हम लोग ने सीखा है, साइन कन्वेंशन है वर्क और हीट का, तो वर्क नेगेटिव आएगा तो इट इज डन बाय द सिस्टम। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। तो अभी तक हम लोग ने जो तीनों फॉर्मूले देखे वर्क डन के, तीनों अलग अलग थे। एक में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था, एक में W मैक्स था और इसमें एक रिएक्शन है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें पूछा है, और जो एंथैल्पी दी गई है F लिखा है, मतलब ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, अगर हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, प्यार से सुनना, और अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम एक और चीज फॉर्मेशन एंथैल्पी में ध्यान रखनी है, इस जो स्टैंड अलोन एलिमेंट्स है, अकेले लोग है, सिंगल है, किसी के, इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज जस्ट एन एलिमेंट। ओके, तो इन दैट केस उसका वैल्यू 0 रहेगा, इसीलिए देखो यहाँ पर नहीं दिया है उसका वैल्यू। तो काफी बच्चों को लगता है सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, Fe का वैल्यू देना चाहिए था। स्टैंड अलोन एलिमेंट है O2, F2, Fe, ओके, कार्बन, ये अकेले लोग रहेंगे ना रिएक्शन में तो उनकी वैल्यू 0 ली जाती है। ओके, यहाँ पर कार्बन में कार्बन ग्राफाइट से कार्बन डायमंड हो रहा है तो वो ध्यान से पढ़ना आपको, वो आपको देखना पड़ेगा।
बट इन जनरल अगर सिर्फ कार्बन है तो उसका वैल्यू 0 दिया रहेगा। ओके, तो लेट्स गो अहेड। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग प्रोडक्ट्स की साइड देख लेते हैं। ये तो 0 है तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का है -393। ये हो गया प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में Fe2O3 है, एक ही है, तो उसका -824 हो जाएगा, प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसका 110 है तो 3 इंटू -110। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें तो लॉग की भी जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 393 कितना हो जाएगा, 1200 में से अगर हम लोग 21 हटा देते तो 1179 हो जाएगा ये, -824 -330, तो दिस इज -1179 माइनस, अभी ये कितना हो रहा है 1154, सो -1179 प्लस 1154 सब मिला के आई थिंक आपका आंसर आएगा -25 किलो जूल्स। ओके, दिस इज योर आंसर। सो बस इतना सा अपने को करना है। अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है और रिएक्शन एंथैल्पी पूछा है तो आपका फॉर्मूला रहेगा ये। ओके, और उसमें भी स्टैंड अलोन कोई एलिमेंट रहा तो उसका वैल्यू 0 लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question अपने को पूछा है determine whether the following reaction is spontaneous or non-spontaneous and does it have a crossover temperature। तो गाइज इसमें एक टेबल है, हमने नॉर्मल जो थियरी चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है दैट अगर डेल्टा एच की साइन और डेल्टा एस की साइन में अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ही क्रॉस ओवर टेम्परेचर पॉसिबल है। पर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा एंड देयर विल बी नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर इन दिस। ओके, नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर इन विच केसेस, इन दीज टू केसेस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो सर वी ऑलरेडी नो द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डज इट हैव अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर, आंसर इज नो एंड द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सर ये हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हमें अगर एमसीक्यू आएगा तो ठीक है, बट अगर न्यूमेरिकल आएगा तो क्या करेंगे, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है इज दैट डेल्टा एस का यूनिट देख लेने का, जूल्स में है, जबकि डेल्टा एच किलो जूल्स में है, तो फिर हम डेल्टा एस के बाजू में 10⁻³ भी लगा देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करके आपका डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, जैसे ही डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा हम कह देंगे रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कैलकुलेशन है। सर टेम्परेचर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है विच इज 298 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर भी दे दिया है। सो सर ये डायरेक्टली भी देख के ही खत्म हो सकता है या फिर अगर सॉल्व करना पड़ा तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक रिएक्शन दिया गया है और उसका डेल्टा एच दिया गया है और हमें डेल्टा यू पूछा है। एट द सेम टाइम पीवी टाइप ऑफ वर्क इज डन, ये भी पूछा गया है। ओके, सो हाउ विल वी गो अबाउट विद दिस। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर एक रिएक्शन दिया है और वर्क पूछा है तो डेल्टा एनआरटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर दिया गया है, रिएक्शन अपने सामने है, तो पहले हम लोग W पे आ जाते हैं। W इज माइनस डेल्टा एन आर टी, यही अपना पीवी टाइप ऑफ वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ओके, नाउ सर डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एन ये 1 है प्रोडक्ट साइड पे, ओके, और रिएक्टेंट साइड पे 1 और 1 2 है, सो डेल्टा एन का वैल्यू आ जाएगा -1। आर की वैल्यू हम लोग बिकॉज सब कुछ जूल्स में चल रहा है तो आर की वैल्यू हम एसआई यूनिट जूल्स वाली ले लेंगे, और टेम्परेचर 298 केल्विन है तो 298 ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे -1 और ये +1 हो जाएगा इंटू 8.314 इंटू 298, ये डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन में देख लेते हैं। 8.314 इंटू 298, सो ये हो जाएगा अपना 2477 जूल्स। ओके,
अब सर 2477 जूल्स है, तो इसको मैं तीन जीरोस पीछे डाल दूंगा 10⁻³ करके, तो 2.477 किलो जूल्स ये अपना वर्क डन हो जाएगा प्लस में। तो ये आ गया अपना आंसर, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। अब जैसे ही वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का वैल्यू आ गया, वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा यू वॉज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। अभी अपने को डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच विच इज -72.3 और ये आपका आ जाएगा प्लस 2.477। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर 2.477, तो पीछे 2 जीरोस दे देता हूँ। और अभी हम माइनस करने की ट्राई करेंगे उसको, तो सीधा सीधा माइनस करते हैं। लेट्स ट्राई 72.3 में से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पर ये इस तरह से, तो 10 - 7 is 3, 9 - 7 is 2, 12 - 7 is 12 - 4 is 8, 71 - 2 is 69, सो -69.823 किलो जूल्स ये अपना हो जाएगा डेल्टा यू। ओके, ये कहाँ से आया फॉर्मूला? सर ये सेकेंड लॉ से आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमने सीखा है इसको, और ये अपना वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा लॉ की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question also, calculate the work done during synthesis of NH3 when the volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube at a constant external pressure of 43 bar. So the moment you see constant external pressure, तो हमें मालूम है कि हमारा P delta V आ जाएगा। So W is equals to minus P delta V. Okay, P का वैल्यू -43 and V is from 8 to 4. तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा और ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। So -43 multiplied by -4. ओके, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा -172 लीटर बार। ओके, सॉरी +172, माई मिस्टेक। तो बिकॉज द वर्क डन इज पॉजिटिव, इसलिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम आ जाएगा। वर्क डन अपना पॉजिटिव है तो ऑन द सिस्टम आ जाएगा। और अगर आपको इस वर्क डन को लीटर बार के बदले जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, ये जो 172 आया है इसको 101.3 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ करके टोटल हम किलो जूल्स में लेकर आ सकते हैं। सो इफ रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग डायरेक्टली लीटर बार भी लिख सकते हैं, और अगर स्पेसिफाई किया है कि जूल्स में चाहिए तो हम फिर कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो ये अपना क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था। आई होप दिस इज ओके एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि अभी ये जो क्वेश्चन है ये अब खुद से करेंगे, मैं आपको ओवरऑल स्टोरी समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। ओके, रिएक्शन दिया है तो हमें डेल्टा एनआरटी की तरह से ही जाना है, लेकिन सिर्फ हल्का सा वेरिएशन है ये दो क्वेश्चंस में। ओके, फॉर्मूला डेल्टा एनआरटी का ही यूज होगा इन बोथ द केसेस। द स्लाइट वेरिएशन इज, अगर ये रिएक्शन में देखता हूँ तो 4 HCl है, जबकि मुझे क्वेश्चन में पूछा है 1 मोल HCl। तो जो भी मेरा आंसर आएगा डेल्टा एनआरटी वाला, जो भी मेरा आंसर आएगा डेल्टा एनआरटी से, उसको मुझे 4 से डिवाइड कर देना है, बिकॉज ये 4 मोल का आंसर है और मुझे 1 मोल का पूछा है। और यहाँ पर भी सिमिलरली 1 मोल पूछा है और रिएक्शन में 2 मोल्स दिया है, तो यहाँ पर जो भी डेल्टा एनआरटी आएगा उसको मैं फाइनली डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो करना डेल्टा एनआरटी से ही है, पूरा सॉल्व करके फिर उसको लिखेंगे हम लोग कि सिंस दिस इज अ वर्क डन फॉर 4 मोल्स, वर्क डन फॉर 1 मोल विल बी डिवाइड बाय 4। एंड यहाँ पर भी दिस इज द वर्क डन फॉर 2 मोल्स, वर्क डन फॉर 1 मोल विल बी डिवाइड बाय 4। बाकी कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं दोनों केस में। ओके, एंड वी विल मूव ऑन अकॉर्डिंगली। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज डूएबल इजीली। सो आई होप आप लोग ये कर पाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको दिया है कि व्हेन 6 grams ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ClF, ओके, एज पर द गिवन रिएक्शन, the enthalpy change is 38.5. What is the standard enthalpy of the reaction? मतलब इन शॉर्ट हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी ढूंढनी है, इस रिएक्शन की। ओके, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है कि 6 ग्राम ऑक्सीजन पे 38.5 है, तो 6 ग्राम्स ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है तो 38.55 किलो जूल्स एमिट होता है, बराबर है। अब इस रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में O2 मतलब 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है
कि सर अगर 6 ग्राम पे इतना तो 32 ग्राम्स पे कितना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 38.55 इंटू 32 द होल डिवाइडेड बाई 6। सो ये डायरेक्ट नंबर्स है, छोटे छोटे नंबर्स है, इनको लॉग की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो वी हैव 38.55 इंटू 32 divided by 6, तो आंसर इज 205.6 किलो जूल्स। ओके, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में सीईटी लेवल पे काफी बार आते हैं। रिएक्शन में आपको डेटा दिया रहेगा, पर जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है वो थोड़ा अलग रहेगा कंपेयर टू द रिएक्शन, और फिर रिएक्शन की वैल्यू पूछी रहेगी, या फिर वाइसा वर्सा। जैसे यहाँ पर है कि रिएक्शन में 32 ग्राम्स खर्च हो रहा है, लेकिन वो लोग ने 6 ग्राम का हीट दिया है, तो 6 ग्राम का इतना हीट है तो 32 ग्राम का कितना हीट होगा। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, we'll move on to the next question. Okay, now see, this is a very typical Hess law numerical. वैसे इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। हेस लॉ की स्टोरी समझा देता हूँ पहले। हेस लॉ की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि आपको एक पेरेंट रिएक्शन दिया जाएगा, ओके, पेरेंट रिएक्शन, उसका आपको डेल्टा एच ढूंढना है, दैट इज वन। अब उसके लिए आपको छोटे छोटे रिएक्शंस भी दिए जाएंगे, स्मॉलर रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे, ओके, वो आपको दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वो छोटे छोटे जो गिवन रिएक्शंस है, जैसे ये 3 जो छोटे छोटे रिएक्शंस है, इनकी मदद से आपको मेन पेरेंट रिएक्शन लेकर आना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो ये आपका पेरेंट रिएक्शन है, उसका एंथैल्पी आपको पूछा गया है, और ये छोटे छोटे रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। तो अब ये छोटे छोटे रिएक्शंस की मदद से अपने को पेरेंट रिएक्शन को डिराइव करना है। अब सर ड्यूरिंग हेस लॉ न्यूमेरिकल है ना, 3 के का ध्यान रखना है। 3 के, कौन, किधर एंड कितना। कौन चाहिए, किधर चाहिए एंड कितना चाहिए। अगर हमने ये 3 के का ध्यान रख लिया तो अपना आराम से प्यार से सम सॉल्व हो जाएगा। बट एक ध्यान रखना है, कंडीशन अप्लाई ओनली यूनिक स्पीशीज, मतलब जो कॉमन लोग हैं उनको हम कौन किधर कितना का भाव नहीं देंगे, ओके। जो कॉमन लोग हैं उनको हम इस कौन किधर कितना में कंसिडर नहीं करेंगे। यूनिक मतलब ऐसा कोई कंपाउंड या कंपोनेंट या सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, मल्टीपल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, और जो भी आप करोगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ, उसके डेल्टा एच के साथ भी वो होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन ढूंढना है, क्या ढूंढना है। So calculate the enthalpy of formation of CH3OH. तो सर CH3OH बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर उस रिएक्शन को लिखने के लिए यहाँ पर CH3OH लिखा जाएगा। अब CH3OH बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, सो 2H2, और एक ही ऑक्सीजन है तो हाफ O2, बराबर है। सो इतना अपना रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन की जरूरत है हमें, ओके। कार्बन प्लस 2H2 प्लस हाफ O2, और ये मिला के अपने को CH3OH देगा। ये सर कहाँ से आया रिएक्शन, दिस इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके। एक कंपाउंड बनाने का, उसके आगे 1 रखने का, और उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनको अलग अलग तरीके से बैलेंस करने का उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है या ग्राफाइट, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन ऑल्सो गैस, ओके। अब ये रिएक्शन की जरूरत है। अब अपने पास ये 3 छोटे छोटे रिएक्शंस है, तो शुरू करते हैं विद कौन, किधर एंड कितना। तो देखो अपने को कौन चाहिए, मेन रिएक्शन देखेंगे। मेन रिएक्शन में अपने को कार्बन चाहिए, कौन चाहिए, कार्बन चाहिए। किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे। कितना चाहिए, 1 कार्बन चाहिए, बराबर है। अब हम हमारे तीनों छोटे छोटे रिएक्शंस देखते हैं। क्या हमारे पास कार्बन है, यस। किधर है, लेफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे। कितना है, 1। तो सब कुछ मैच हो रहा है, तो बिकॉज सब कुछ मैच हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, C प्लस O2 गिव्स CO2, और उसका डेल्टा एच भी एज इट इज लिखा जाएगा -393, ओके। तो सर अपना ये पहले अचीव हो गया, चलो कार्बन मिल गया अपने को। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो सर कौन चाहिए, हाइड्रोजन। किधर चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे चाहिए। कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। अपने पास हाइड्रोजन है, हाँ है, लेफ्ट में है,
हाँ है, लेकिन सर अपने पास एक है, अपने को दो चाहिए, इसलिए इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो अभी अपना रिएक्शन हो जाएगा 2H2 प्लस 2 इंटू हाफ, तो एक और O2 हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2H2, और ये 286 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा, तो अभी हो जाएगा -572। ओके। अब सर बात करते हैं ऑक्सीजन की, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सिर्फ यूनिक स्पीशीज की बात होगी। अब ऑक्सीजन का इश्यू क्या है, ऑक्सीजन तीनों रिएक्शन में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो तीनों रिएक्शन में तो हम ऑक्सीजन को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करें, जाने दो उसको, वो देख लेंगे। अब बात करते हैं फाइनली मिथेनॉल की, CH3OH। कौन चाहिए, CH3OH। किधर चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, और कितना चाहिए, एक। क्या हमारे पास CH3OH है, हाँ है। कितना है, एक। लेकिन कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, अपने को प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स किया जाएगा, एंड वी विल हैव CO2, ओके, प्लस 2H2O gives CH3OH, okay, gives CH3OH प्लस 3/2, उसको मैं 1.5O2 लिखता हूँ, और क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स हो गया है तो उसका जो डेल्टा एच है वो भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस के बदले प्लस हो जाएगा। अभी देखो, अभी ये तीनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे। तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि मैथमेटिक्स में इक्वल टू जो होता है ना, वही केमिस्ट्री में एरो का साइन है। तो जैसे हम इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे चीजें कैंसिल करते हैं, वैसे ही एरो के ऑपोजिट साइड पे चीजें होगी वो भी कैंसिल करनी है। तो देखो, अभी एरो के राइट हैंड साइड पे CO2 है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे CO2 है, कैंसिल हो जाएगा। एरो के राइट में H2O है, एरो के लेफ्ट में H2O है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1.5 O2 है, और यहाँ पर 1 और 1 मिला के 2, तो 1.5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सब मिला के हाफ O2 बचेगा आपका। बराबर है, दो O2 थे ना, दो में से 1.5 चला गया तो 0.5 बचा। अब जो बच गया वो लिख दो, तो क्या बचा, कार्बन बचा, 2H2 बचा, हाफ O2 बचा, ये सब लेफ्ट में बचा, और राइट में सर CH3OH बचा। बराबर है, हो गया। देखो एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन दैट वी वांटेड, जो पेरेंट रिएक्शन ऊपर है देखो टॉप पे। अब ये कैसे आया रिएक्शन, इन तीनों को ऐड करके आया, एंड देयरफॉर अभी उनके डेल्टा एच को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जब आप ये तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर एज -239 किलो जूल्स पर। ओके, दिस विल बी योर आंसर। सो सर इस तरह से हमें फाइनल आंसर लेकर आना है। तो ये हेस लॉ का तरीका है, हेस लॉ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। हर एक रिएक्शन में से कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको पेरेंट रिएक्शन लाने में हेल्प कर सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार देख लीजिए, इसके बाद का क्वेश्चन भी हेस लॉ का है, उसमें हल्का सा वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इन दिस क्वेश्चन द गुड न्यूज इज दैट जो पेरेंट रिएक्शन है वो पहले से दे दिया गया है, हमें फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर P2O3 नहीं है, ये B2O3 है, तो ये हम ध्यान रखेंगे लास्ट में। ओके, तो कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में P2O3 लिखा हुआ है, जो मॉडिफाइड बुक्स है उसमें B2O3 लिखा हुआ है, तो दैट इज ओके। अभी यहाँ पर अपने पास बहुत ही सिंपल है, पेरेंट रिएक्शन भी है, तीन छोटे रिएक्शंस भी है। अभी सिर्फ हमें कौन किधर और कितना करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं H2B4O7 से। तो ये रहा H2B4O7। कौन चाहिए, H2B4O7 किधर चाहिए, लेफ्ट साइड पे। कितना चाहिए, एक चाहिए, सब सही है। तो तीसरे रिएक्शन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। H2B4O7 gives us 2B2O3 प्लस H2O, और उसका डेल्टा H 17.3, नो चेंजेस। अब बात करते हैं H2O की, लेकिन जैसे मैंने कहा था H2O तीनों रिएक्शंस में है, तो वो यूनिक नहीं है, तो उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। लेट्स गो टू HbO2। HbO2 ये रहा सर, 4 चाहिए, अपने पास एक ही है, इसलिए इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाएगा, तो इट विल बी 4H3BO3 giving us 4HbO2, ओके, प्लस 4H2O, एंड उसका वैल्यू हो जाएगा 0.08। अभी देखो, आइडियली अगर आप देखेंगे तो इतने में आपका मेजर जो पेरेंट रिएक्शन था वो सारा अचीव हो गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको रिएक्शन में नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये लोग दोनों ही चाहिए। कौन, H2B4O7 चाहिए,
और HbO2 चाहिए, बाकी सब चीजें आपको नहीं चाहिए तो उनको आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन 1 जो है उसको हम यूज करेंगे इनको एलिमिनेट करने को। तो प्यार से देखते हैं, अपने को देखो 4H3BO3 अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे 4H3BO3 की जरूरत पड़ेगी राइट साइड पे, क्योंकि ये H3BO3 लेफ्ट साइड पे है। तो राइट साइड पे मुझे चाहिए, देखो यहाँ पर मेरे पास है H3BO3, 2H3BO3 है, पर लेफ्ट में है। मुझे कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो पहले तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 का 4 करना है, और लेफ्ट के बदले राइट में लेना पड़ेगा तो रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करने वाले हैं और रिवर्स भी करने वाले हैं, किसको, रिएक्शन नंबर 1 को। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और रिवर्स करेंगे तो 2B2O3 लेफ्ट में आ जाएगा, 6H2O भी लेफ्ट में आ जाएगा, और 2 इंटू 2 4H3BO3 ये राइट में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो 14.4 का 28.8 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाए तो माइनस 28.8। अभी आप देखेंगे तो देखो 2B2O3 2B2O3 कैंसिल, 4H3BO3 4H3BO3 कैंसिल, यहाँ से 4 + 1 5H2O और यहाँ से 6 तो 1 बचेगा। एंड व्हाट डू वी हैव नाउ, सो H2B4O7 एक H2O बचा तो 1H2O gives us 4HbO2. Is this the same reaction that we wanted, the parent reaction? Yes sir, it is exactly the same reaction that we wanted. अब ये कैसे आया, इन सबको ऐड करके आया, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -11.58 किलो जूल्स। तो सर देखा, हम लोग ने रिएक्शन 1 को पेरेंट रिएक्शन के लिए यूज नहीं किया, रिएक्शन 1 को कुछ चीजों को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया। तो इस तरह से भी हेस लॉ का एप्लीकेशन हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी या ट्रिकी है क्योंकि काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है इसको। ये देखेंगे, अब क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। लेट्स रीड, कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड। ए, to melt ice at 180 grams of ice at 0 degrees, 1. Second is to heat it at 100 degrees and then vaporize it at that temperature. Okay, तो बेसिकली 3 चीजें हो रही है यहाँ पे। आइस जो है, आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब कब हो रहा है, 0 डिग्रीज पे। फिर वाटर को हम हीट कर रहे हैं, वाटर को हीट करके 0 से कितने पे लेकर आए, 100 डिग्रीज पे, और फिर वाटर को हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर वाटर को हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ये कितने पे हुआ, 100 डिग्रीज पे। सो अभी यहाँ पर अपने को पूछा है कि ये तीनों स्टेप में मिला के टोटल हीट कितना हुआ। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बस इन तीनों स्टेप्स को ऐड कर देना है। तो लेट्स टेक स्टेप नंबर 1। अभी देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होता, और जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो स्टेट चेंज में हम लोग लेटेंट हीट यूज करते हैं या फिर फेज चेंज एंथैल्पीज यूज करते हैं जो हमने पढ़ा है पहले। और टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो हम लोग अपना थर्मल कैपेसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हीट कैपेसिटी का था, Q = NC ΔT वाला। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर। सो व्हाट डू वी हैव, फ्यूजन ऑफ आइस इज 6.01 किलोजूल्स पर मोल। अभी देखो अपने पास आइस कितना है, 180 ग्राम है, बट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेट ऑफ वाटर, 18। तो कितना मोल हो गया, 10 मोल। तो सर या तो 10 मोल्स लेना है या तो 180 ग्राम्स लेना है, वो अपन ने डिसाइड करना है। तो लेट्स सी, आपने को डेल्टा एच फ्यूजन कितना दिया है, 6.01 किलो जूल्स पर मोल, एक मोल का। तो मोल दिया है तो हम लोग 10 मोल्स के हिसाब से लेंगे। सो यहाँ पर जो हीट आएगी वो आएगी n इंटू डेल्टा एच, तो 10 इंटू 6.01 विच इज 60.1 किलो जूल्स। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कितना है, 40.7 पर मोल। तो यहाँ पर भी वही आएगा, Q = N इंटू डेल्टा एच, तो 10 इंटू 40.7, तो ये हो जाएगा 407 किलो जूल्स। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दिया है C, वो दिया है 4.18 जूल्स पर ग्राम दिया है, पर ग्राम। इसलिए जो n है यहाँ पर वो हम लोग मोल वाला यूज ना करते हुए हम लोग उसको ग्राम वाला लेंगे,
तो यहाँ पर n की वैल्यू 180 आएगी, फिर C की वैल्यू 4.18 आएगी। चेंज इन टेम्परेचर ऑफकोर्स 0 to 100 है तो 100 आएगा, एंड क्योंकि ये जूल्स में है और बाकी दोनों किलो जूल्स में है, इसलिए यहाँ पर एक 10⁻³ भी आएगा। तो 3 जीरोस को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इसके साथ, एंड आई एम लेफ्ट विथ 18 × 4.18। ओके, अब ये एक डायरेक्ट कैलकुलेशन है तो हम लोग इसको लॉग में जाने की जरूरत नहीं है। सो 18 × 4.18, द आंसर इज 75.24 किलो जूल्स। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, विच इज 407 प्लस 60.1, तो सब मिला के अपना आंसर आता है 542.34 kilojoules. So this is your answer for all the 3 steps. Okay, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, 10 क्यों लिया, बिकॉज जो डेल्टा एच था वो पर मोल में था। स्टेप 3 में भी 10 लिया क्योंकि डेल्टा एच पर मोल में था, इसलिए मोल वाला वैल्यू लिया। लेकिन स्टेप 2 में जो आपको स्पेसिफिक हीट दिया था वो पर ग्राम में था, तो पर ग्राम में था इसलिए हमने ग्राम का वैल्यू लिया। आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे कि सर यहाँ पर तो केल्विन है पर वो टेम्परेचर तो डिग्री में चेंज हुआ है, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशंस के वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। डेल्टा टी जो रहता है, डेल्टा टी चाहे वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, वो सेम रहता है। ओके, डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर जो है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम है, तो उसमें आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, इंडिविजुअल टेम्परेचर अगर होता, सिर्फ टी होता, तो फिर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता, पर बिकॉज डेल्टा टी है तो चाहे वो डिग्री में आए चाहे वो केल्विन में आए, इट इज द सेम। So I hope this is good enough for you all. This brings us to the end of this particular chapter, thermodynamics. Okay, if you have any certain questions, you can always put the questions in your comment section, and I'll try to make a video with those questions as well. Okay, thank you so much all of you, and all the best.